Hello guys, welcome to my channel Zoologist AK and I am Aarti Kaushik again here with another video and in this video I will discuss about spectrophotometry। तो हमें नाम से ही पता चल रहा है कि स्पेक्ट्रो मतलब कि एक स्पेक्ट्रम देगा, ठीक है। फोटो मतलब फोटोन्स, फोटोन से मतलब ये है कि भाई यहाँ पे जो लाइट सोर्स होगा उसकी वजह से यहाँ पे एक स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो जहाँ पे हम इस वीडियो में कुछ बेसिक पॉइंट्स को अंडरस्टैंड करेंगे, एक बेस बनाएंगे अपना स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री से रिलेटेड। नेक्स्ट वीडियो होगी मेरी जिसमें मैं बीएल लैम्बर्ट लॉ को डिस्कस करूंगी। उससे अपकमिंग वीडियो में बात करूंगी मैं सेटअप क्या होता है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री का, और फिर हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट टाइप की स्पेक्ट्रोमेट्री को क्यों परफॉर्म करते हैं और किस लिए वो स्पेसिफिक है। सबने फिजिक्स पढ़ी है, चाहे कोई नॉन मेडिकल से या मेडिकल से है। तो क्या है, सबने पढ़ा होगा कि जेम्स क्लर्क मैक्सवेल ने बताया था कि लाइट जो है वो वेव से मिलके बनी हुई है, ठीक है। वेव की लाइट का वेव नेचर होता है। फिर उन्होंने बोला जो वेव होती है वो डिस्टरबेंस होती है किसकी, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हमें पता है एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर होते हैं। इसी चीज़ को इलिसाइड करने के लिए कि जो लाइट है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से मिलके बनी है, मीन्स इसका मतलब क्या होगा कि वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। मैक्सवेल ने एक इम्पोर्टेंट वर्क यूनिफाई किया और वो वर्क किसका था, माइकल फेराडे का। माइकल फेराडे ने मैग्नेटिज्म पे वर्क किया था, इलेक्ट्रिसिटी पे और मैग्नेटिज्म पे। और जो थॉमस यंग थे उन्होंने बोला था कि जो लाइट है उसका नेचर होता है वेव नेचर। तो इन दोनों की वर्क को स्टडी किया किसने, मैक्सवेल ने। क्या प्रूव करने के लिए कि जो लाइट है वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। जैसे कि हमें पता है कि जो लाइट होती है उसका दोनों नेचर होते हैं, मतलब उसके दोनों नेचर होते हैं, मतलब कि वो वेव नेचर की भी होती है, मतलब वो वेव भी होती है और वो एक पार्टिकल की तरह भी एक्ट करती है। तो अगर मैं बात करूँ कि जो लाइट है वो वेव है, तो इसका मतलब क्या है कि उसकी क्या होगी, एक वेवलेंथ होगी, ठीक है। उसकी क्या होगी, एक वेवलेंथ होगी और एक फ्रीक्वेंसी होगी। एक फ्रीक्वेंसी पे वो क्या करेगी, मूव करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं फ्रीक्वेंसी निकालती हूँ तो वो क्या होती है, स्पीड ऑफ लाइट c डिवाइडेड बाय लैम्डा, मतलब कि वेवलेंथ। ट्रू, ये जो हमारी इक्वेशन है म्यू, जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को डिनोट कर रही है, म्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा, जिसमें हमें पता है कि जो c होती है वो एक कांस्टेंट स्पीड होती है लाइट की, 3 × 10⁻⁻10 सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ये जो इक्वेशन है ये सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए ट्रू होती है। और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स किस में लाई करती हो, रेडियो वेव्स टू एक्स रेज के बीच में। हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम का रेडियो वेव्स से एक्स रेज के बीच में जब हमारी वेव्स लाई करेंगे तो उनके लिए ये जो इक्वेशन है ये क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अगर मैं यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करूँ तो क्या है कि जो इंटरेक्शन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का, अब हमें पता है कि लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और वेव है, उसका इंटरेक्शन मैटर के साथ, मैटर क्या होंगे, हमारे एटम्स होंगे या फिर मॉलिक्यूल्स होंगे, उसके साथ एक क्वांटम फिनोमिना शो करता है। और ये जो फिनोमिना होता है ये डिपेंड करता है रेडिएशन की प्रॉपर्टी पे, कि जो हमारी वेव है वो किस रेडिएशन की, क्या उसकी फ्रीक्वेंसी, क्या उसकी वेवलेंथ है। और हमारा जो मैटर इन्वॉल्व हो रहा है वो सिंगल एटम है या फिर उसमें 2 एटम्स हैं या फिर मल्टीपल एटम्स इन्वॉल्व है, इस चीज़ पे डिपेंड करता है ये क्वांटम फिनोमिनन। अगर हम यहाँ पे मेजर करना चाहें इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ किसी भी रेडिएशन की अगर मैं यहाँ पे इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ मेजर करना चाहती हूँ, जो या तो ऑब्जर्व की जाती है या फिर इमिट की जाती है उस पर्टिकुलर एटम के थ्रू जिसके ऊपर वो गिर रही है, ठीक है, वो यहाँ पे क्या बताता है हमें, उस एब्जॉर्प्शन फिनोमिना और एमिशन फिनोमिना से हमें पता चलता है कि वो जो मैटर है वो मैटर कितनी अमाउंट को डिटेक्ट कर पा रहा है या फिर उसकी कितनी क्वांटिटी है। जैसे हम प्रोटीन के केस में करते हैं, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट देते हैं जिसके बाद वो जितनी एब्जॉर्प्शन करता है उस एब्जॉर्प्शन की वजह से हम क्या निकालते हैं, उसकी कंसंट्रेशन निकालते हैं। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन क्या है, क्वांटिटी को ही तो डिनोट कर रही है। अगर मैं बात करूँ तो 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये रिकॉग्नाइज किया कि ये जो लाइट का जो ये क्वांटम फिनोमिना है, क्वांटम फिनोमिना क्या,
कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मैटर के साथ क्या करती हैं, इंटरेक्ट करती हैं, और यहाँ पे जो इंटरेक्शन होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का और मैटर का, वो किस पे डिपेंड करता है कि वेव कौन सी रेडिएशन की है, मतलब उसकी वेवलेंथ क्या है, ठीक है, उसकी इंटेंसिटी क्या है, और मैटर का मैटर की प्रॉपर्टी यहाँ पे इन्वॉल्व करती है कि मैटर किस टाइप का है, सिंगल एटम है, डबल एटम है, मल्टी मतलब यहाँ पे कंपाउंड हम यूज़ कर रहे हैं, क्या यूज़ करें। तो 1905 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये रिकॉग्नाइज किया कि जो for the implications of quantization for light, it is made of a stream of particle and comes as a bundle of energy। उन्होंने बोला कि जो लाइट होती है वो पार्टिकल की स्ट्रीम से मिलकर बनी होती है और बंडल ऑफ एनर्जी की फॉर्म में वो आती है, और उन बंडल्स को हम क्या बोलते हैं, फोटोन्स बोलते हैं। पर ये जो नाम है फोटोन्स, ये किसने दिया था, लेविस ने। यहाँ पे मैंने बात की क्वांटम फिनोमिना की, जिसमें एक पर्टिकुलर रेडिएशन इंटरेक्ट करती है मैटर के साथ। तो वो जो रेडिएशन उसकी पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है और वो क्या करती है, उसकी एक इंटेंसिटी होती है। इसीलिए यहाँ पे हम उसकी एक अपनी एनर्जी भी होगी। तो यहाँ पे हम मैथमेटिकली रिलेट करेंगे रेडिएशन की एनर्जी को वेव फॉर्म के साथ। वेव फॉर्म कैन बी डिफाइंड एटलीस्ट इन 2 डिफरेंट वेज। फर्स्ट है वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या होती है, 2 सक्सेसिव पीक के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या करते हैं, वेवलेंथ, और इसको लैम्डा से डिनोट करते हैं। इसको हम नैनोमीटर में क्या करते हैं, मेजर करते हैं। नैनोमीटर 10⁻⁻⁹ नैनो मीन्स 9, तो पावर क्या होगी, -9, और नैनोमीटर में पता है 10 एंगस्ट्रॉम के इक्वल होता है। सेकंड होता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में और वेवलेंथ की फॉर्म में हम डिफाइन कर सकते हैं एक वेव फॉर्म को। फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन का मतलब है फ्रीक्वेंसी और हमारी जो लैम्डा क्या होती है, वेवलेंथ, उन दोनों में इन्वर्स रिलेशन होता है। आप समझ सकते हो, जितनी हाई फ्रीक्वेंसी से वेव चलेंगी तो वो इस तरह से चलेंगी, स्लो चल रही है इस तरह से चलेंगे और स्लो चलेंगी। तो जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होगी उतनी फ्रीक्वेंसी क्या हो रही है, कम हो रही है। पर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो रही है तो हमारी वेवलेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इन दोनों में क्या है, इन्वर्स रिलेशन है। म्यू यहाँ पे क्या डिनोट करती है, फ्रीक्वेंसी को, लैम्डा यहाँ पे वेवलेंथ को डिनोट कर रही है। इसलिए द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ सक्सेसिव पिक्स पासिंग इन ए गिवन पॉइंट। एक पॉइंट से कितनी नंबर ऑफ यहाँ पे पिक्स पास हो रही हैं एक सेकंड में, वो क्या है, फ्रीक्वेंसी है। फिर अगर मैं बात करूं कि कितनी वेवलेंथ होती है पर्टिकुलर रीजन की विद इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो ये हमारी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है वो 400 to 700 नैनोमीटर के बीच में लाई करता है। शॉर्टर वेवलेंथ हमें पता है ब्लू लाइट की होती है, लॉन्गर हमारी रेड लाइट की होती है, इसीलिए हम उसको फुटपाथ वगैरह पे यूज़ करते हैं रेड लाइट को, ठीक है। 200 to 400 नैनोमीटर की जो लाइट होती है वो अल्ट्रावायलेट रीजन में लाई करती है, और अब वो 700 से 2000 नैनोमीटर की हमारी इंफ्रारेड लाइट में लाई करती है, और ये यहाँ पे हमारा विजिबल स्पेक्ट्रा को डिनोट करता है, ठीक है। एनर्जी जो एसोसिएट होती है एक पर्टिकुलर वेव फॉर्म के साथ, वो किसके साथ रिलेट होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी के साथ रिलेट करेगी, और इन्वर्सली उसकी लैम्डा मतलब कि वेवलेंथ के साथ एसोसिएट करेगी। इसी तरह हम यहाँ पे रिलेशन निकाल पाते हैं रेडिएशन की एनर्जी के साथ और वेव फॉर्म के साथ। वेव फॉर्म को हम 2 तरह से डिनोट कर रहे हैं, वेवलेंथ के थ्रू और फ्रीक्वेंसी के थ्रू। तो यहाँ पे हम वेव फॉर्म की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के साथ रिलेट करके रेडिएशन की एनर्जी को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। एनर्जी इज इक्वल टू एच, म्यू इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। एच यहाँ पे प्लैंक्स कॉन्स्टेंट है जो कॉन्स्टेंट रहता है, जिसकी वैल्यू होती है 6.624 इंटू 10⁻³ जूल पर सेकेंड, और यहाँ पे लैम्डा हमारी वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन है, स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10⁻10। तो एनर्जी यहाँ पे जो एसोसिएट होती है एक वेव फॉर्म के साथ, वो इसकी लैम्डा से और इंटेंसिटी से रिलेट करती है रेडिएशन की। अब मैं यहाँ पे बात कर रही थी वेवलेंथ की बात कर रही थी, और किसकी बात कर रही थी मैं यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी की बात कर रही थी। एक रेडिएशन की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी की जो एब्जॉर्ब की जाएंगी और इमिट की जाएंगी एक एटम और मॉलिक्यूल के साथ। तो हमें ये क्या इन्फॉर्मेशन देती हैं, ये हमें ये इन्फॉर्मेशन देती है कि वो एटम कौन सा है, ठीक है, और उसकी क्वान्टिटी और क्वालिटेटिव स्टडी, मतलब उसकी क्वालिटेटिव और क्वान्टिटेटिव स्पेक्ट्रा हमें देता है, जिसकी वजह से हम उसको आइडेंटिफाई कर पाते हैं, उसको क्वान्टिफाई कर पाते हैं। अगर हम यहाँ पे मेजर करें टोटल अमाउंट किसकी, रेडिएशन की टोटल अमाउंट, मेजरमेंट ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन यहाँ पे क्या देगी, हमें इंफॉर्मेशन देगी कि कितने नंबर ऑफ एब्जॉर्बिंग और इमिटिंग एटम या फिर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है हमारे किसी कंपाउंड में। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसीलिए स्पेक्ट्रोस्कोपी को 2 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव जब वो हमें बता रही होती है कि यहाँ पे कौन सा मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, कितना उसने ऑब्जर्व किया, किस पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को वो ऑब्जर्व कर रहा है और किसको इमिट कर रहा है, उसके बेस पे हम यहाँ पे क्वालिटेटिव स्टडी करेंगे। बट वो कितना एब्जॉर्ब कर रहा है उस बेस पे हम क्वांटिटेटिव स्टडी करेंगे, मतलब कि उसकी कंसंट्रेशन निकालेंगे। लेट्स कंसीडर ए डाई एटमिक मॉलिक्यूल। डाई एटमिक मॉलिक्यूल रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल लेवल
हर एक डाई एटम मॉलिक्यूल का एक रोटेशनल लेवल होगा, मतलब वो रोटेट करेगा और वाइब्रेट कर रहा होगा, ठीक है, वो कभी भी स्टैटिक स्टेट में नहीं रहता। तो जब वो वाइब्रेशनल और रोटेशनल लेवल पे है तो उसकी कुछ डिस्क्रीट एनर्जी होती है जो मर्ज हो जाती है एक कॉन्टिन्यूम एनर्जी में, एक हाई एनर्जी स्टेट में वो कन्वर्ट हो जाती हैं। अगर मैं बात करूँ इलेक्ट्रॉन की, तो ईच इलेक्ट्रॉनिक स्टेट पोजेस इट्स ओवन रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल लेवल। जब वो यहाँ पे शेल के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन, तो वो वाइब्रेट भी करता है, वो रोटेट भी करता है, तो उसकी अपनी रोटेशनल और वाइब्रेशनल क्या होती है, एनर्जी होती है। या तो वो एटम में होगा या फिर मॉलिक्यूल में होगा, जो किस में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, सेवरल एनर्जी लेवल स्टेट पे डिस्ट्रीब्यूट होंगे। हमें पता है लो एनर्जी स्टेट, हाई एनर्जी स्टेट, डिफरेंट एनर्जी लेवल्स होती हैं जो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। बट जब वो स्टेबल होता है हमारा मॉलिक्यूल, तो वो किस स्टेट में लाई करता है, ग्राउंड स्टेट में लाई करता है। अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करना चाहती हूँ लो एनर्जी स्टेट से हाई एनर्जी स्टेट में, लो एनर्जी स्टेट से मैं उसको हाई एनर्जी स्टेट में ट्रांसफ़र करना चाहती हूँ, ऑब्वियसली मेरे को उसको देना पड़ेगा एनर्जी, ठीक है। तो अगर ये एनर्जी मेरी एच म्यू है, एच म्यू हमें पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो एनर्जी देंगे उसको हम एच म्यू से डिनोट करेंगे, तो ये क्या देगी, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा देगी, एंड इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट। इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट यहाँ पे क्या है, एस नोड से इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेड स्टेट एस वन में वो क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। बट ये जो मॉलिक्यूल है वो किस में होगा, वो एक्साइटेड वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल स्टेट में भी लाई करेगा। बट जब रिलैक्सेशन होगी इस मॉलिक्यूल की, मतलब कि ये वापस से ग्राउंड स्टेट में जब आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, द रिलैक्सेशन ऑफ द मॉलिक्यूल इनटू द वाइब्रेशनल ग्राउंड स्टेट, किसमें, वाइब्रेशनल ग्राउंड स्टेट में of the first electron excited state will occur and electron can then revert back to the electronic ground state। अगर मैं यहाँ पे नॉन फ्लोरीसेंस मॉलिक्यूल ले रही हूँ जो फ्लोरीसेंस नहीं शो करते, उसके केस में ये कैसे ग्राउंड स्टेट में आएगा, हीट को रिलीज करेगा, डेल टी इमिशन, सॉरी डेल एच यहाँ पे क्या डिनोट कर रहा है, इमिशन ऑफ हीट। जब जो इलेक्ट्रॉन है वो हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में, सॉरी जब वो हायर एनर्जी स्टेट से दोबारा से लोअर या फिर ग्राउंड स्टेट में आएगा, तो वो हीट रिलीज करेगा, जिसको हम डेल एच से यहाँ पे डिनोट करेंगे। फिर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम की, तो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होता है, प्लॉट होता है एब्जॉर्प्शन प्रोबेबिलिटी के बीच में कि कितनी एब्जॉर्प्शन करने की प्रोबेबिलिटी है उस पर्टिकुलर एटम और मॉलिक्यूल की, अगेंस्ट द लैम्डा वेवलेंथ ऑफ पर्टिकुलर रेडिएशन जो हम उसको प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर एब्जॉर्प्शन। अगर मैं यहाँ पे ले रही हूँ सिंगल एटम, अगर मैं यहाँ पे ले रही हूँ सिंगल एटम, तो वहाँ पे क्या होगा, जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होगा उसकी वजह से हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, लाइन स्पेक्ट्रा मिलेगा। बिकॉज ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ मोर डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी लेवल्स, मोलिकुलर जो स्पेक्ट्रा होगा वो हमें बैंड स्पेक्ट्रा देगा, क्या देगा, बैंड स्पेक्ट्रा, जिसको हम मोलिकुलर स्पेसिफिक बोलेंगे, क्योंकि हर एक मोलिक्यूल की अलग अलग क्या होती है, वाइब्रेशनल स्टेट होती है। अब मैं अगर यहाँ पे बात करूँ क्लासिफिकेशन की, क्लासिफिकेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन, क्लासिफिकेशन ऑफ एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन, और ये जो एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन है ये किसका यूज़ करता है, स्पिन स्टेट का, स्पिन स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमें पता है एंटी पैरेलल होते हैं वो एस ऑर्बिटल में, पी ऑर्बिटल में लाई करते हैं, जब वो एंटी पैरेलल स्पिन होती है हमारे इलेक्ट्रॉन्स की, तो उसी के बेस पे हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन स्टडी करेंगे एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन का। एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन अगर ग्राउंड स्टेट में है तो उसको एक पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट यहाँ पे दी जाती है, जिससे वो एक्साइट होकर हायर एनर्जी स्टेट में चला जाता है, और फिर वो अगर सिंगल मॉलिक्यूल है तो वो यहाँ पे हीट रिलीज करता है और वापस से ग्राउंड स्टेट में आ जाता है। यही हमारा एब्जॉर्प्शन ट्रांजिशन होता है कि जितना वो एब्जॉर्ब करता जाएगा उतनी उसकी एनर्जी हाई होती जाएगी और वो हाई लेवल पे जाता जाएगा, पर जैसे ही वो एनर्जी को इमिट करता जाएगा या तो फ्लोरोसेंस के थ्रू या फिर हीट के थ्रू, और वो ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। जैसे कि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक जो स्टेट होती है, इलेक्ट्रॉनिक स्टेट किसकी, किसी भी एटम की या फिर मॉलिक्यूल की, वो डिस्क्राइब की जाती है ऑर्बिटल्स की हेल्प से, किस ऑर्बिटल में वो लाई कर रहा है। ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल इज डिफाइंड एट द डिफरेंट स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय टू पैरामीटर। एक होता है जियोमेट्रिकल फंक्शन जो हमें डिफाइन कराता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो स्पेस में कहाँ पे लाई कर रहा है,
दूसरा होता है यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फंक्शन, ठीक है। प्रोबेबिलिटी फंक्शन की कितनी प्रोबेबिलिटी है उसकी किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की लाइट को एब्जॉर्ब करने की। तो यहाँ पे जो ज्योमेट्रिकल फंक्शन है इलेक्ट्रॉन का, मतलब कि वो स्पेस में कहाँ पे लाई कर रहा है और उसकी एब्जॉर्ब करने की जो प्रोबेबिलिटी है, दोनों यहाँ पे क्या डिफाइन करेंगी, लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन है बाइंडिंग ऑर्बिटल्स में वो यूजुअली पेयर्ड होते हैं एंटी पैरेलल स्पिन में। ये हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो यहाँ पे एंटी पैरेलल स्पिन में लाई करते हैं। इट इज़ नॉट वर्किंग। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं बाइंडिंग स्टेट की। तो बाइंडिंग स्टेट में हमें पता है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस में लाई करते हैं, एंटी पैरेलल स्पिन्स में लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल स्पिन जो होती है वो कैलकुलेट की जाती है इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन स्पिन से, इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन स्पिन से, और हम स्पिन को एस से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे स्पिन इलेक्ट्रॉन 1 प्लस स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, वो कितनी होगी, इलेक्ट्रॉन 1 की होगी +1/2 और दूसरे की होगी -1/2। तो हम यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं तो यहाँ पे हमारा दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारी स्पिन क्या हो जाएगी, 0। तो जब हमारी स्पिन 0 है तो यहाँ पे मल्टीप्लिसिटी कितनी होगी, मल्टीप्लिसिटी m को हम कैसे निकालते हैं, m = 2 × s + 1 से हम यहाँ पे निकालते हैं। तो m = 2, हमारा स्पिन एक एटम के लिए कितना था, 0। तो यहाँ पे हमारा 0 + 1, तो हमारा m मल्टीप्लिसिटी क्या आएगी, 1। तो यहाँ पे जो हमारा ये m1 है और s0 है, ये किसके लिए है, ये है हमारा सिंगलेट स्टेट के लिए, इसके लिए सिंगलेट स्टेट के लिए, और इसको हम s नोड से डिनोट करते हैं क्योंकि ये जो सिंगलेट स्टेट होती है ये हमारी ग्राउंड स्टेट को डिनोट करती है किसी भी मॉलिक्यूल और एटम की। अगर स्पिन है दो इलेक्ट्रॉन्स की, वो पैरेलल फैशन में है, इस पैरेलल फैशन में है तो s कितना होगा, 1। क्यों होगा, क्योंकि s हमारा +1 होगा तो ऑब्वियसली 1 आ जाएगा। तो फिर m हमारा क्या होगा, 2 × 1, क्योंकि हमारा s की वैल्यू 1 है तो s की जगह हम 1 रख देंगे +1, तो m की वैल्यू यहाँ पे हमारी 3 आ जाएगी। मतलब कि हमारा अगर स्पिन इलेक्ट्रॉन का पैरेलल फैशन में है तो यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रॉन होगा वो ट्रिपलेट स्टेट में होगा, ट्रिपलेट स्टेट में एग्जिस्ट करेगा जब वन ऑफ द एक्साइटेड स्टेट ऑफ मॉलिक्यूल इज T1। According to quantum mechanical transition rule, the multiplicity m total spin, जिसको हम S से डिनोट करते हैं, मस्ट नॉट चेंज ड्यूरिंग ए ट्रांजिशन। जो वो ट्रांजिशन स्टेट में आता है उस टाइम पे मल्टीप्लिसिटी और टोटल स्पिन ये चेंज नहीं होते, इसीलिए S1 ट्रांजिशन अलो करता है, पोजेस करता है एक हाई ट्रांजिशनल प्रोबेबिलिटी। और जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी एटम या मॉलिक्यूल की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जो ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी की मैं बात कर रही हूँ वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, इंटेंसिटी ऑफ एब्जॉर्प्शन बैंड, रिस्पेक्टिव एब्जॉर्प्शन बैंड, ठीक है। हम यहाँ पे देख सकते हैं अगर हमारा इलेक्ट्रॉन्स एंटी पैरेलल स्टेट में है, मतलब अगर वो बाइंडिंग स्टेट में है, तो उनको यहाँ पे हायर एनर्जी स्टेट में जाने के लिए हायर एनर्जी रेडिएशन की जरूरत होगी, लाइक एक्स रेज की जरूरत होगी, ठीक है। नॉन बाइंडिंग स्टेट में भी उसको वो स्टेबल होगा, इसलिए वो नॉन बाइंडिंग स्टेट में नहीं है, उसकी वैलेंसी इस तरह से होगी कि वो स्टेबलाइज स्टेट में होगा, तो उसको बाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। उस केस में भी यहाँ पे एनर्जी क्या चाहिएगी, हायर एनर्जी चाहिएगी इलेक्ट्रॉन्स को हमारे हायर एनर्जी स्टेट में जाने के लिए। बट अदरवाइज हमारा जो एनर्जी है वो लो रिक्वायरमेंट होगी एनर्जी की, लाइक विजिबल और अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम की लाइट हमें क्या कर देगी, उन इलेक्ट्रॉन्स को हायर एनर्जी स्टेट पे भेज देगी। जैसे अगर पैरेलली अगर कोई दो इलेक्ट्रॉन्स लाई कर रहे हैं तो उन दोनों के बीच में रिपेल करेंगे एक दूसरे को, रिपल्शन की वजह से वो थोड़ी सी एनर्जी देने पे ही क्या कर जाएंगे, हायर एनर्जी स्टेट में यहाँ पे मूव कर जाएंगे। इसीलिए जो ट्रांजिशन की प्रोबेबिलिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इंटेंसिटी ऑफ द रिस्पेक्टिव एब्जॉर्प्शन बैंड।